भारत में तैमूर लंग का जो विख्यात आक्रमण हुआ, जिसमें उसने कई लाख लोगों की हत्या की, वो हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो दिल्ली के आगे क्यों नहीं बढ़ पाया और वापस चला गया? आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये कभी हमको बताया ही नहीं गया। आपके द्वारा YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ आपके सुझाए हुए सुंदर और नए टॉपिक भी हमें भविष्य में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने कमेंट्स, मॉडिफिकेशन और नए टॉपिक्स की सलाह फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं आलोक पांडे आज एक ऐसे बैटल की बात लेकर के आया हूँ जो इतिहास में मेरी जानकारी के हिसाब से आज तक सबसे कम कही सुनी गई बात है। ये कहानी है एक अप्रतिम योद्धा की जो महिला थी और 22 से 23 साल के बीच में उन्होंने महान युद्ध करके तैमूर लंग को वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इनका नाम था राम प्यारी गुर्जर। राम प्यारी गुर्जर का जन्म लगभग 1374-1375 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही ये पहलवानी का शौक़ रखती थी। इनकी माता ने इनको हमेशा वीर पुरुषों के बारे में, भगवान राम, कृष्ण और ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बचपन से ही संस्कार दिए थे। ये बाल्यकाल से ही पहलवानी करती थी। महिलाओं के लिए पहलवानी करना एक आश्चर्यजनक वस्तु है, लेकिन ये वीरों की कथाओं को सुन सुन करके इनका शरीर रोमांचित हो गया था। इनका शरीर बहुत ताकतवर भी था और इन्होंने बचपन से ही अपनी बाल सखाओं के साथ एक छोटी सी टुकड़ी जैसी बना रखी थी। लगभग इसी समय समरकंद में तैमूर का आतंक अपने चरम पर था। तैमूर को लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं उसको पैर में चोट लग गई थी और वो लंगड़ा हो गया था। समरकंद में इसका जन्म हुआ था। इसका पिता बचपन में ही काल कवलित हो गया था और इसकी माँ ने इसको पाला पोसा था। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी में पला बढ़ा था और बकरियों को और नोमैड जानवरों को ये चराया करता था और उनके दूध इत्यादि का व्यवसाय इसकी माँ करती थी। बचपन से ये क्रूर था, आतंक के साए में रहा है और धीरे धीरे इसने अपनी शक्ति अर्जित की, सेना की टुकड़ियाँ बनाई और छोटे छोटे युद्धों से बड़ा शासक बनता गया। इस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था और समस्त उत्तर भारत की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर था। लेकिन तुगलक वंश लगभग समाप्त हो चुका था और जो भारतीय हिंदू राजा थे उन्होंने अपनी अपनी सत्ता अपने अपने क्षेत्रों में सीमित ही सही लेकिन स्वतंत्र रूप से बना रखी थी। भारत सदैव से सोने की चिड़िया कहलाता रहा है और यहाँ की समृद्धि और तैमूर के लिए एक दूसरा भी एक कारण था कि यहाँ के काफिरों का उसको वध करना था और इस्लाम में उसको कन्वर्ट करना था। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के एक बड़ी भारी सेना को लेकर के दिल्ली के ऊपर सन 1398 में पहुंचा। बनिस्बत इसके कि तैमूर को रोका जाए, एक छोटी सी सेना को भेज करके तत्कालीन तुगलक शासक ने अपनी इतिश्री कर ली। ये सेना बहुत बुरी तरीके से 1398 में हारी और तैमूर की सेनाएं 3 दिन के पश्चात दिल्ली के अंदर प्रवेश करती हैं। लगभग 7 से 8 दिन तक दिल्ली में इन्होंने जो विध्वंसकारी प्रवृत्तियां की वो ऑलमोस्ट नेकेड डांस ऑफ डेथ कहला सकता है। तमाम स्त्रियों का बलात्कार किया गया, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, समस्त पुरुषों का कत्ल किया गया और कहा जाता है कि लगभग 1 लाख व्यक्तियों का कत्ल करने के पश्चात उनके सिरों की एक मीनार बनाई गई और ये इसलिए और भी बनाई गई ताकि लोग, आसपास के लोग इसको देख सकें और तैमूर के आतंक को समझ सकें, जिससे कि आगे अगर वो युद्ध करने के लिए जाता है तो जो वहाँ के राजा हैं, जो भारतीय राजा हैं, वो इस आतंक से ही डर करके अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो उनके साथ और उनकी प्रजा के साथ भी इसी तरीके का आतंक का कार्य किया जाएगा। लगभग इसी समय जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के आसपास का एरिया है, हरिद्वार और सहारनपुर के बीच में एक स्थान पड़ता है झबरेड़ा, जो तत्कालीन जाट शासकों की राजधानी थी। इस वक्त जाटों की महापंचायत बुलाई गई। इसका नेतृत्व महाबली जोगराज सिंह कर रहे थे और उनके साथ हरदेव सिंह गुल्लिया भी उनके साथ में थे, जो बहुत 20-22 साल के नवयुवक थे। इस महापंचायत की जानकारी सुनकर के आसपास के समस्त क्षेत्रों से न केवल जाट बल्कि अन्य व्यक्ति भी जाने लगे और इसी से प्रेरणा प्राप्त करके राम प्यारी गुर्जर
जो उस वक्त लगभग 22 से 24 साल के वर्ष के अवस्था के आसपास थी, उन्होंने अपनी नारी शक्ति को लेकर के भी वहाँ पर प्रयाण किया। जोगराज सिंह जी से वो मिली और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं एक महिला सेना का निर्माण करना चाहती हूँ और इस महिला सेना का कार्य होगा कि वो न केवल खाद्य और रसद की व्यवस्था करेंगी बल्कि तैमूर के ऊपर आक्रमण भी करेंगी। जोगराज सिंह ने उनके भीतर छिपी हुई शक्ति और उनकी उस प्रेरणा को पहचाना, उनकी परीक्षा ली और उसके पश्चात उन्होंने डिप्यूट किया कि हाँ, ये नारी सेना के रूप में हमारे सामने साथ चलेगी। इस महापंचायत की प्रसिद्धि आसपास बहुत तेजी के साथ फैली और लगभग 70 से 80 हज़ार विभिन्न कास्ट के लोग, जिसमें मात्र जाट ही नहीं थे, कई अन्य लोग भी थे। जो इनकी महिलाओं की सेना थी उसमें भी विभिन्न कास्ट के लोग थे। उदाहरण के तौर पर अगर राम प्यारी गुर्जर जी की जो महिला सेना थी, उनके प्रमुख सेनापतियों की बात की जाए तो उसमें चंद्रो पंडित, राम देवी त्यागी, हरदेवी जाट, देवी राजपूत, यानी ये वो त्यागी कास्ट के त्यागी जाति की, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई जाट, कोई चौधरी, इस प्रकार से एक समन्वयकारी सेना का निर्माण किया गया था जिसमें समस्त हिंदू जातियां एक साथ युद्ध कर रही थी। लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास की ये महिला सेना थी और इसका कार्य ये था कि जो इसमें अशक्त हैं, जो युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, जिनकी उम्र कम है या जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो इस पूरी सेना के लिए खाद्य की व्यवस्था करती थी, रसद की व्यवस्था करती थी, खाना पकाती थी और उनको खाना सप्लाई करती थी। लेकिन इसमें से जो वीरांगनाएं थीं वो प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल थीं। दिल्ली और मेरठ के बीच में तैमूर की सेना जब वहाँ पर आती है और ये आतंक 7-8 दिन का दिल्ली का जो तांडव होता है, मौत का तांडव होता है, जो एक लूटपाट होती है दिल्ली की जनता का, वो मैसेज लगभग पूरे उत्तर भारत में पहुँच चुका था। तैमूर लंग इन सब चीज़ों को सुनता हुआ और इनसे प्रसन्न होता हुआ आगे बढ़ता है। दिल्ली और मेरठ के बीच में इन दोनों के सेनाओं के बीच में पहला युद्ध होता है। ये युद्ध गुरिल्ला पद्धति के रूप में किया गया था। दिन के समय सेनापतियों ने अपनी पूरी फोर्स के साथ अचानक तीव्रता के साथ अटैक किया और इससे तैमूर की सेना एकदम समझ ही नहीं सकी कि ये इतने प्रतिशोध के बाद, इतने आतंक के पश्चात भी हमारा प्रतिशोध हो सकता है। ये सेना बहुत तेज़ी के साथ आई, मारकाट मचाई और बहुत तेज़ी के साथ पीछे बढ़ गई। तैमूर को मजबूरी से वहीं पर अपना कैंप डालना पड़ा और रुकना पड़ा। रात में ये स्ट्रेटजी इस प्रकार की थी कि राम प्यारी गुर्जर जी अपनी पूरी सेना के साथ बहुत तेज़ी के साथ रात में अटैक करती हैं। रात में जब जो दिन में थके हारे सैनिक सो रहे थे, रात में उनको ये आभास ही नहीं था कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा और भी महिलाओं का अटैक होगा। महिलाओं को देख करके वो एक बार ये भी नहीं हो सकता था कि ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए सेना इस तरीके से हमारे ऊपर प्रयाण कर सकती है। बहुत तेज़ी के साथ अटैक हुआ और सोते हुए सैनिकों का वध करके बहुत तेज़ी के साथ राम प्यारी गुर्जर वापस लौट गई। अब ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा युद्ध बन गया था। जैसे जैसे तैमूर की सेना आगे बढ़ती थी, दिन में पुरुष सेना उनके ऊपर युद्ध करती थी, रात में महिला सेना जाती थी, या कभी दिन में महिला सेना जाती थी, रात में पुरुष सेना जाती थी। प्रयास ये होता था कि रात में महिला सेना ज़्यादा जाए क्योंकि उस वक्त युद्ध सीमित, छोटा और बहुत तेज होता था। ऐसे युद्ध की कल्पना तैमूर कभी कर ही नहीं सकता था क्योंकि इस युद्ध में हो क्या रहा था कि इसके सैनिक ना तो रात में सो पा रहे थे और ना दिन में सो पा रहे थे। एक विक्षिप्तता, एक अजीब सा किंग कर्तव्य विमूढ़ता पूरी तैमूर की सेना में फैल गई थी। फिर भी मेरठ और सहारनपुर के बीच में एक फाइनल युद्ध हुआ। ये एक प्रत्यक्ष युद्ध था जिसमें जोगराज सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे, महिला सेना भी साथ में खड़ी थी। इस युद्ध में हरदेव सिंह गुलिया जी ने बहुत ही साहस के साथ अपने तलवार से किसी भी तरीके से भेद करते हुए तैमूर के ऊपर अटैक किया और तैमूर के दाएं कंधे को उन्होंने तलवार से काट दिया। हालांकि तैमूर के जितने भी अंगरक्षक थे उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ घायल किया। बाद में इनकी मृत्यु भी हुई। जोगराज सिंह जी इनको लेकर के वापस गए, काफ़ी इनको औषधियाँ लगाई गई लेकिन ये बच नहीं सके। लेकिन इस युद्ध के पश्चात, इस दिन के युद्ध के पश्चात जो हरिद्वार और सहारनपुर के आसपास कहीं हुआ था, तैमूर आगे न बढ़ सका। उस दिन ही तैमूर ने निर्णय ले लिया कि इस भारतीय शक्ति के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। वो वापस दिल्ली की तरफ लौटा और दिल्ली की तरफ से वापस समरकंद की तरफ चला गया। 1399 के इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय शक्ति क्या है और तैमूर को विवश होकर के पीछे लौटना पड़ा। हालांकि इसके पश्चात भी ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज है कि इसने टर्की के खिलाफ भी एक युद्ध किया और चाइना की तरफ भी गया ये, लेकिन चाइना की तरफ ये जीत नहीं पाया। लेकिन कहा यह जाता है कि इसके पश्चात मात्र 4 से 5 साल का इसका जीवन रहा और ये जीवन का अंत होने का सबसे बड़ा कारण वो निर्बलता या दुर्बलता आ जानी थी जो चोट इसको हरदेव सिंह गुलिया जी ने दी थी। तैमूर वापस गया, लेकिन राम प्यारी गुर्जर जी का ये महान योगदान, ये महान वीरता, ये आज इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं है। मैं सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में 2 वर्ष कार्य किया।
और मैंने इंटेंसिव विजिट किया है। मैं कई प्राइमरी स्कूल्स में गया हूँ, कई गणमान्य नागरिकों के साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने एक भी चौराहे का नाम, एक भी पार्क का नाम या इन व्यक्तियों से रामप्यारी गुर्जर जी के बारे में अगर मैंने जानकारी मांगी हो तो लगभग इस चीज़ की जानकारी किसी के पास नहीं थी। ये सिद्ध करता है कि इतिहास में इनका स्थान कहाँ पर है। और वहीं दूसरी जगह अगर हम तैमूर लंग के बारे में देखें तो एक आतंक का पर्याय, एक टेररिस्ट जिसने भारत को इन्वेड किया, भारत के संपत्ति को लूटा और यहाँ के कई लाख लोगों को मार करके, कई लोगों को बंदी बना करके समरकंद की तरफ ले गया। आज लोग उसके ऊपर अपना नाम रखते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए हीनता, गौरवहीनता की बात क्या हो सकती है। मैं रामप्यारी गुर्जर जी को नमन करता हूँ और भारतीय युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरी हिंदू धर्म के व्यक्तियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जातियों में ना बटें। ये रामप्यारी गुर्जर जी की सेना के बारे में जरा सोचें कि इसमें हर जाति का व्यक्ति कंधे से कंधा मिला करके लड़ा था और तैमूर को उसने विवश किया था कि तैमूर वापस जाएगा, और वो वापस गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।